बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 7 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 7.11 पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नेम है डॉपलर इफ़ेक्ट। अब डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है? ये एक्चुअली एक जोहन डॉपलर नामी एक साइंटिस्ट था, उसने एक इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व किया था, जो कि इफ़ेक्ट जो है उसका ये साउंड वेव्स पे भी एप्लीकेबल है, इसके अलावा लाइट पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमने इस टॉपिक में सिर्फ साउंड की बात करनी है। तो इसके इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, क्योंकि इसका नाम डॉपलर था, क्योंकि इसने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए इसका नाम बन गया कि ये डॉपलर इफेक्ट है। अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए ना आपने एक पॉइंट पे फोकस करना है। वो पॉइंट ये है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आना है ना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इसी को तो बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। लेट कोई यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, चलो उसको कह लेते हैं, उसका नाम है ए। अब कोई पर्सन है, कोई भी हो सकता है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ना एक गाड़ी है, एक कोई कार है, जिसको मैं सी बोल देता हूँ। ये हार्न बजाती हुई जो है ना आ रही है। देखिए, जब ये आपके पास आ रही है, देखिए आपकी तरफ आ रही है ना, तो ज़ाहिर बात है आपको जो हॉर्न है, जो कि साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसी तेज़ी से यूं करके गुजर जाएगी आपके पास से, जब अवेज आ रही होगी, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है? कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी। मतलब जब वो आपकी तरफ आ रही थी कार, तब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा सुनाई दे रही थी आपको उसके हॉर्न की। लेकिन जब वो अवे चला गया, दूर चला गया आपसे, तो उस वक्त जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो आपको कम सुनाई देगी। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आना। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आया ना, यहाँ पे चेंज कैसे आया कि हम, मतलब जो कोई बंदा था जिसको हमने ए कहा था, वो स्टेशनरी खड़ा हुआ था। गाड़ी उसके करीब आई तो ज्यादा सुनाई दिया साउंड, हार्न बजाती हुई गाड़ी थी। जब उससे दूर चला गया तो कम सुनाई दी फ्रीक्वेंसी इस बंदे को। लेकिन जरूरी नहीं कि ये तरीका है, एक और तरीके से भी आप चेंज ला सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में। वो कैसे ला सकते हैं? वो ऐसे ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना एक कार है, ये हार्न बजा रही है और अपनी जगह पे स्टेशनरी है। अब ऑब्जर्वर जो कि है कोई हमारा, जिसको हमने ए बोला हुआ है, ए, जब ए जो है इसके करीब जाएगा तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर यही बंदा अगर इस कार से, इस हार्न बजाती हुई कार से अवे जाने लग जाए, तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अब कम सुनाई देगा। मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि जो सोर्स है, मतलब जो कार है, वही मूव करे तब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज आता है। बल्कि अगर वो कार जो कि साउंड सोर्स है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो स्टेशनरी हो, ऑब्जर्वर उसके टुवर्ड्स या उससे अवे मूव करे, तब भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, तब भी डॉपलर इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो अब देखें ये डेफिनेशन, जैसा कि यहाँ पे बुक पे मेंशन्ड है, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी या पिच, अपेरेंट चेंज आ रहा है, हमें चेंज आता हुआ महसूस हो रहा है किसके अंदर से? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब सोर्स यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? वो जैसे मैंने एग्जांपल कार दिया आपको, सोर्स ऑफ साउंड है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? वो ए बंदा, जिसका हमने नाम रखा था ए, लिसनर जिसको हम कहते हैं। तो सोर्स और साउंड की रिलेटिव मोशन, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ सोर्स ही मूव करे, हमने देखा ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, सोर्स भी मूव कर सकता है। मतलब दोनों कुछ भी हो, चाहे एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो जाए या ऑब्जर्वर मूव कर ले, दोनों सूरतों में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में जो चेंज आना है, इसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन उम्मीद है आपको डॉपलर इफेक्ट की क्लियर होगी। अब यहाँ पे ना तीन वर्ड्स आए हैं, सोर्स, ऑब्जर्वर एंड रिलेटिव मोशन। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स जो है उसको बोलते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ से साउंड हमें आ रहा है। जैसे कि कार है, कार हार्न बजा रही है, तो कार जो है यहाँ पे सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर वो है जो कि इस साउंड को सुन रहा है, जिसको हमने ऊपर ए कहा था, अभी एग्जांपल में पढ़ी थी, जिसमें हमने उसको ए बोला था, ठीक है। अब ए वो है जो कि साउंड को सुनेगा। अब रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन ये है, फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है, जिसको हमने ए कहा है, ठीक है।
अब इस पूरे टॉपिक के दौरान जो है आपने एक बात ज़हन पे रखनी है कि ये जो सोर्स है जिसको हमने कार कह दिया है, उसका जो हारन है ना वो मुसलसल बज रहा है, वो 1 मिनट के लिए भी ना उसका हारन जो है वो ऑफ नहीं होगा। उसका जो ड्राइवर है कार का, उसने 1 मिनट भी जो है हाथ हारन से उठाना नहीं है। हमेशा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ हुआ है, हारन बज रहा है कार का, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब रिलेटिव मोशन समझ लें। अब रिलेटिव मोशन ये है कि सोर्स ऑफ साउंड जो है ये स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और फिर उससे अवे जा रहा है। इस ऐसे भी ठीक है, या इसको, ये जो ऑब्जर्वर है ए, ये स्टेशनरी या सोर्स ऑफ साउंड उसकी तरफ आ रहा है, अब इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी इस सूरत में, और इससे अवे जा रहा है तब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, ठीक है। या दोनों, ये भी, ये इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, वो इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मतलब एक का मूव करना दूसरे के रिस्पेक्ट से, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेट का मतलब होता है ना दूसरे से ताल्लुक, तो दूसरे के रेफरेंस से मूव करना उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन हम के लिए हमेशा कम से कम दो चीजें होंगी, ठीक है। तो दो चीजें जब एक दूसरे के लिहाज से मूव करती है ना, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का चेंज होना जरूरी है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड किसी भी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि सोर्स को स्टेशनरी करके ऑब्जर्वर को टुवर्ड्स सोर्स मूव करवा लो या अवे मूव करा लो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जब टुवर्ड्स मूव करेगा ज्यादा सुनाई देगी आवाज, अवे जाएगा कम सुनाई देगी, डॉपलर इफेक्ट की कंडीशन पूरी होगी। या इसको स्टेशनरी कर लो, सोर्स को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ले जाओ, ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अब सोर्स को अवे ले जाओ, जाहिर बात है कम आवाज सुनाई देगी, डॉपलर इफेक्ट की कंडीशन पूरी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, यहाँ पे रुका हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। सोर्स भी स्टेशनरी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, और सोर्स ऑफ साउंड मतलब जो हारन है वो बज रहा है। तो क्या डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? तो इसका आंसर होगा नो। इस सूरत में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आना है? जब ये मूव करे, जब ये उसकी तरफ मूव करेगा। आप देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है, जब ये दोनों मूव ही नहीं करेंगे, लेट ये 12 हर्ट्ज सुन रहा है इस वक्त, तो ये 12 हर्ट्ज ही सुनता रहेगा, चेंज तो आएगा ही नहीं। चेंज कब आना है? जब ये मूव करे उसकी तरफ जाए ज्यादा हो जाएगी, अवे जाए तो कम हो जाएगी, तब डबल इफेक्ट होगा। या ये रुका रहे, सोर्स को उसकी तरफ ले जाओ, ठीक है, तब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अवे ले जाओ तब भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। मतलब चेंज तो आएगा ना, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज तो चेंज होता है ना। तो तब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मतलब मोशन होना जरूरी है, तो इसलिए रिलेटिव मोशन बड़ी जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड है ये रेस्ट पे है, ठीक है, और ये ना जाहिर बात है जब सोर्स ऑफ साउंड है तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी जो साउंड की जो वेव्स है ना, जो ये रेस्ट पे होते हुए एमिट कर रहा है, हम कहते हैं लेट इस वेव्स की जो वेवलेंथ है, हम कहते हैं लेट वो लैम्डा है। तो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड विच आर एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड एट रेस्ट। रेस्ट पे रहते हुए सोर्स ऑफ साउंड ने जो वेव्स एमिट की है ना, उस साउंड की जो वेवलेंथ है उस साउंड वेव्स की, वो है लैम्डा। फॉर एग्जांपल, अब जो इस ऑब्जर्वर ए ने स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जर्व की है ना, लेट वो स्पीड ऑफ साउंड इसने जो ऑब्जर्व की, हम कहते हैं लेट वो वी है, ठीक हो गया। तो 1 सेकंड में ये कितनी वेव्स को रिसीव करेगा, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फिर वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वेव इक्वेशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। अब ना हम हमारी बुक में ना इस डॉपलर इफेक्ट के ना केस 2 दिए गए हैं, ठीक है। वो 2 केसेस कौन कौन से हैं, अब हम उनको डील करते हैं। उसमें जो पहला केस है वो है व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब हमारी जो गाड़ी है हारन बजाती हुई वो मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ, जो कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। मूव कौन कर रहा है? सोर्स मूव कर रहा है। तो हमने ना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस केस में कि हमारा जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जब सोर्स ऑफ साउंड उसकी तरफ मूव करके आएगा तो उसको फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देगी? ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी? तो जाहिर बात है आपके जहन में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, उसको ज्यादा सुनाई देगी। तो हमने ये निकालना है इसको मैथमेटिकली। अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने फर्जी डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये हमारा ना ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, और ये हमारा सोर्स है, ठीक है। ये मैंने एक गाड़ी बना ली है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये ऑब्जर्वर है जो कि उस सोर्स को, जो कि इस साउंड को सुनेगा, ठीक है। अब ये ना
कंडीशन ये कहती है, पहला केस हमें ये कहता है कि सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब चूंकि ये तो मूव कर रहा है, जारी बात है मोशन है, तो वेलोसिटी तो होनी है। हम कहते हैं लेट इसकी वेलोसिटी जो है वो है म्यू एस। तो सोर्स म्यू एस वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जो जो स्पीड ऑफ साउंड है, जारी बात है ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो साउंड की स्पीड तो होगी ना। हम कहते हैं लेट वो स्पीड जो है वो v है। अब इस ऑब्जर्वर को हम कहते हैं लेट इस ऑब्जर्वर का नाम है ऑब्जर्वर ए, ठीक है। अब इस ए ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितना सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, ठीक है। ये फार्मूला है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर ए लिसन करेगा एफ ए, वो कितनी हो जाएगी, वी ओवर लेमडा। अब जब ये सोर्स मूव करता है ना टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो हमें स्टार्ट में हमने बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ना, ऑब्जर्वर एज ज़्यादा सुनेगा, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इस रिलेशन को अगर हम देखें ना, तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आ सकता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज तब आ सकता है या तो स्पीड चेंज हो जाए या वेवलेंथ चेंज हो जाए। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि ये सोर्स एमिट कर रहा है मूव करते हुए, वो तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि वो एमिट कर रहा है और वेव तो जो है ऐसे मूव कर रही है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज आएगा वेवलेंथ में। अब वेवलेंथ में कैसा चेंज आएगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अब देखिए रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, आप जैसे कि देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वेव्स की, साउंड वेव्स की वेवलेंथ इस सूरत में डिक्रीज होगी। अब देखिए कि ये हमारे पास ना दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ए है, इधर ऑब्जर्वर बी है। जब हमारा ये सोर्स हमने ये एस रखा हुआ, सोर्स ऑफ साउंड है, ये जब यू एस म्यू एस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इधर आप देखें वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बढ़ गई है। अब वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, अभी हमने रिलेशन देखा कि वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ कम हो जाती है, ए ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब देखें इसको आवाज चूंकि कम सुनाई देगी क्योंकि सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इसको तो आवाज ज्यादा सुनाई देनी है ना, लेकिन इसको तो आवाज कम सुनाई, इससे तो सोर्स अवे जा रहा है, हुई है। अब इधर देखें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर बी के लिए वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ऑब्जर्वर ए के लिए वेवलेंथ डिक्रीज होगी जब सोर्स ऑफ साउंड मूव करेगा टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए। तो अब ये जो वेवलेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, इसके लिए वेवलेंथ डिक्रीज हुई है और इसके लिए वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आपने बस ये बात याद रखनी है कि राइट साइड पे वेवलेंथ डिक्रीज हुई है और लेफ्ट साइड पे बी ऑब्जर्वर की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हुई है। अब देखिएगा इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने वैसे ही लिख लिया, लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज और राइट साइड पे वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज। अब फर्ज करें ओरिजिनल वेवलेंथ जो है, पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं, वो है हमारी लैम्डा, ठीक है। जब सोर्स मूव किया टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए की तरफ वो मूव किया, बी से वो अवे गया, ए की तरफ गया, तो लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ हुई है इंक्रीज। तो अब लेट हमारी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है डेल लैम्डा, ठीक है। तो डेल लैम्डा उसमें क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अब हम टोटल वेवलेंथ की अगर हम बात करें वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कहें, वो हमारे लिए टोटल वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम कह लेते हैं लैम्डा बी, ठीक है। बी यहाँ पे याद रहे वो ऑब्जर्वर है जो कि लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया है। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेमडा बी जो कि टोटल वेवलेंथ है हमारी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, लेमडा प्लस डेल लेमडा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेमडा प्लस डेल लेमडा, ठीक है। अब इसी तरह इधर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट हमारी ओरिजिनल वेवलेंथ है, उसी तरह ये हमारी ओरिजिनल वेवलेंथ है लेमडा। अब उसमें तो जो कि इंक्रीज हुई थी इसलिए मैंने उस तरफ डेल्टा लैम्डा लिखा, मतलब ये इजाफा हो गया। अब इसमें तो कम हुई है, कम मतलब इसी के अंदर से ही कम होगी ना, तो हम कहते हैं लेट यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा लैम्डा ओरिजिनल में से डिक्रीज हो गई, ठीक है, डिक्रीज होगी। अब बाकी हमारे पास कितनी बच जाएगी, वो इतनी होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी न्यू वेवलेंथ है, हम इसको कहते हैं लेट, ये हमारी है लैम्डा
ए, चूंकि इस तरफ ऑब्जर्वर ए है ना राइट साइड, इसलिए मैंने यहाँ लेमडा ए लिखा, उधर बी था इसलिए मैंने लेमडा बी लिखा। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेमडा ए, वो जैसे वो लेमडा बी लेमडा प्लस डेल लेमडा बना है, तो यहाँ लेमडा ए कितना बनेगा, लेमडा टोटल में से इतनी माइनस लेमडा माइनस डेल लेमडा। अब मेन बात हमने समझ लिया, कंसेप्ट मेन क्लियर कर लिया है। अब हमने ना दोनों केसेस को बारी बारी करना है सॉल्व। पहले केस 1 को करते हैं सॉल्व, क्योंकि मेन पॉइंट आपको अगर ये समझ आ गया ना तो आगे तो सवाल वैसे समझे खत्म हो चुका है। तो देखें जी, ये है हमारा ऑब्जर्वर जिसको हम ए कह रहे हैं, और ये सोर्स म्यू एस वेलोसिटी के साथ उसकी तरफ मूव कर रहा है। अब वेवलेंथ जो इस ऑब्जर्वर को डिटेक्ट होनी है वो कितनी है, वो अभी हमने ऊपर निकाली है। वो कितनी है, लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल लैम्डा। तो इनकी वैल्यूज लगाएं। लैम्डा किसके इक्वल है, वी ओवर एफ, वेव इक्वेशन है ना, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू वी ओवर एफ आ गई माइनस, अब डेल लैम्डा क्या है, अब डेल लैम्डा चेंज हुई हुई वेवलेंथ। अब वेवलेंथ में चेंज क्यों आ रहा है, इस सोर्स की वेलोसिटी की वजह से। ये सोर्स उसकी तरफ मूव करता है जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वी ओवर एफ, इसकी वेलोसिटी सोर्स की म्यू एस, तो म्यू एस ओवर एफ बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे एफ, एलसीएम लिया एफ, ठीक है। एफ जब एलसीएम आ जाएगा, एफ को एफ से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय वी, वी आ जाएगा। एफ को एफ को डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय म्यू एस आ जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा ए देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए लैम्डा ए हमारे पास आ रहा है वी माइनस म्यू एस ओवर एफ। अब हमने इसको ना अपनी मेन इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट में बनाई थी ना उसमें पुट करा देना। ठीक है, वो इक्वेशन मैंने स्टार्ट में क्या बनाई थी, इक्वेशन मैंने स्टार्ट में एक लिखी थी, एफ ए इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा ए। ये आपको याद हो मैंने भी स्टार्ट में पीछे लिखी थी। तो हम यहाँ से लैम्डा ए की वैल्यू पुट करा देंगे इसके अंदर, तो वी ओवर लैम्डा ए की वैल्यू यहाँ से उठाएं, वी माइनस म्यू एस ओवर एफ। अब ये एफ तीसरा बटा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू एस इंटू एफ। तो इसका रिजल्ट हम लिख देंगे, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर बाय ऑब्जर्वर ए विल इंक्रीज। ऑटोमेटिक सी बात है, जब वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ये किस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, याद रहे इस बी की बात की जा रही है, बी से अवे मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब बी से अवे मूव कर रहा है तो इसको जो वेवलेंथ है लॉन्गर सुनाई देगी। ठीक है ना, लॉन्गर वेवलेंथ रिसीव होगी, इसको वेवलेंथ लॉन्गर रिसीव होगी। वो कितनी होगी, वो अभी हमने ऊपर निकाली भी हुई है। वो कितनी है, लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। बिल्कुल उसी तरह सारा स्टेप बाय स्टेप सोल्व होगा। लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। ठीक है, उसी तरह लैम्डा की जगह वी ओवर एफ लिखेंगे, प्लस डेल लैम्डा की जगह म्यू एस ओवर एफ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उस तरह एफ एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा वी प्लस म्यू एस, और इधर हमारे पास लैम्डा बी। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में ऑब्जर्वर बी फेल्ट करेगा वो कितनी होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑब्जर्वर बी की, एफ बी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा बी। अब लेमडा बी की वो वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। वी ओवर लेमडा बी की यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी प्लस म्यू एस ओवर एफ। याद हो पिछले केस में यहाँ बस माइनस था, अब यहाँ प्लस आ रहा है। अब ये एफ तीसरा बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी ओवर वी प्लस म्यू एस इंटू एफ। तो अब इस सूरत में जो ऑब्जर्वर बी को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो जाहिर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो कैसी होगी। अब आप खुद सोच लें, वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, तो जब वेवलेंथ इंक्रीज हुई है रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अब वेवलेंथ इंक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी, डिक्रीज, तो उसको कम सुनाई देगी। अब खुद भी अगर आप देखें तो जब ये सोर्स ऑफ साउंड इस बी ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा, तो जब अवे मूव कर रहा है जाहिर बात है इसको कम ही सुनाई देगी ना। तो इसके लास्ट में हम क्या रिजल्ट लिख देंगे, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हेयर बाय ऑब्जर्वर बी विल डिक्रीज विच इन टर्न डिक्रीज द पिच ऑफ साउंड। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ बी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बी के पास आएगी वो ओरिजिनल से कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो उसे सोर्स अवे जा रहा है। तो ये था डॉपलर इफेक्ट, टॉपिक कंप्लीट हुआ, दोनों केस हमने देखे, उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने इस लेक्चर को लिखना कैसे है वो देख लें।
सबसे पहले डॉपलर इफ़ेक्ट को आप डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन लिखने के बाद हेडिंग देंगे ऑब्ज़र्वेशन विद स्टार लाइट, क्योंकि उसने डॉपलर ने इसको स्टार की जब वो स्पीड ऑफ स्टार फाइंड कर रहा था ना, उस वक्त उसने फाइंड किया था ये डॉपलर इफ़ेक्ट। तो हमारी बुक में चूँकि स्टार वाला मेंशन नहीं है, हम सिर्फ ज़िक्र कर देंगे बस, और बाकी हेडिंग देंगे ऑब्ज़र्वेशन विद साउंड वेव, क्योंकि हमारी बुक में साउंड वेव्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो बाकी फिर उसी तरह थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे इसकी। और उसके बाद केस 1 स्टार्ट कर देंगे। और इसको सारा मैथमेटिकल जैसे मैंने समझाया था वो बिल्कुल वैसे ही ड्राइव किया हुआ है सारा, जैसे बुक पे भी किया हुआ है। ये डायग्राम है, ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा बुक से, जितनी अच्छी आपसे हो सके बन जाए।